चलिए, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कमीशन के बारे में। सेक्शन 75 ऑर्डर 26। सभी लोग अपना बेयरिंग ले लें। देखिए, कमीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है। जैसे कि हमने देखा कि सिविल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम खुद कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों के लिए रिलीफ की डिमांड करते हैं, है ना। अब अगर हम कोर्ट, डेफिनेटली हमें कोर्ट तक जाना है, वहाँ अपीयर होना है, तभी जाकर हमें हमारे लिए जो भी वायलेशन हुआ है उसका रिलीफ मिलेगा। कोर्ट तो हमारे पास चलकर नहीं आएगा। पर अब मान लीजिए वादी ने कोई केस लगाया है, प्लेंटिफ ने कोई केस लगाया है और उस केस से जुड़े कुछ ऐसे विटनेस हैं या कोई विटनेस ऐसा है जो कोर्ट तक नहीं जा सकता। अभी तक हमने यही देखा है कि भाई सिविल प्रोसीजर में तो डेफिनेटली आपको खुद को कोर्ट तक जाना है, चाहे आप वादी हैं चाहे आप प्रतिवादी हैं, आपके घर पर कोई नहीं आएगा आपको न्याय देने के लिए, है ना। पर कमीशन और कमिश्नर एक ये ऐसा पार्ट है कि कोर्ट यहाँ पर हमें एक ऐसा रिलीफ देता है जहां पर अगर किसी पार्ट पर किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जो खुद आपके घर तक पहुंचकर, हॉस्पिटल तक पहुंचकर आपके एविडेंस ले ले, डिस्प्यूटेड जो प्लेटफॉर्म है या जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका इंस्पेक्शन कर ले, या कुछ भी ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए प्रतिवादी या वादी में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोर्ट में किसी कारण से अपीयर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? क्या उसके विटनेस नहीं होंगे? क्या उसकी गवाही नहीं होगी? तो अब अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तब अगर जिससे भी इस तरह का अपॉइंटमेंट चाहिए, मीन्स पर्टिकुलर कमिश्नर अपॉइंट किए जाने का आवेदन किया जाना होता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि जिस भी चीज के लिए, चाहे वो इंस्पेक्शन के लिए हो चाहे वो विटनेस की गवाही के लिए हो, अगर कोर्ट स्पेसिफिक रीजन को कंसीडर करता है तो वो यहाँ पर कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। सेक्शन 75 से लेकर 78 तक कमीशन के बारे में दिया गया है और ऑर्डर 26 के साथ हम इसको रीड करते हैं। फिर से लिख लीजिए, 75 से लेकर 78 तक सेक्शंस और ऑर्डर 26। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि क्या होता है, जैसे कि सेक्शन 75 में क्लियरली बोला गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के विटनेस के लिए, विटनेस की गवाही के लिए, एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस या किसी पर्टिकुलर प्लेस का कोई इंस्पेक्शन है, अकाउंट्स या डेटा जो है उनको देखने के लिए, पार्टीशन के लिए, किसी ये साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च है या कुछ ऐसा कुछ अनुसंधान तरह का कुछ है तो उस संबंध में, किसी प्रॉपर्टी के विक्रय के लिए और किसी और अदर स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जिसमें कि किसी क्या स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिक होना जरूरी हो वहां पर। तो यहाँ पर under CPC a commissioner is appointed to fulfill certain functions which are essential for the court in order to dispense full and complete justice। क्योंकि यहाँ अगर स्पेसिफिक जो चीजें प्रॉपर वे में होनी चाहिए, जैसे कि अभी मैंने कहा कि किसी का एग्जामिनेशन रह गया है, अब वो व्यक्ति कोर्ट तक नहीं आ सकता, और अगर हम यहाँ कमिश्नर अपॉइंट नहीं करते हैं तो उसका एग्जामिनेशन नहीं होता है, तो हो सकता है कि यहाँ वो जस्टिस में कहीं ना कहीं चूक हो जाए, उस व्यक्ति को मिलने वाले न्याय में कहीं चूक हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सेक्शन 75 एंड अंडर ऑर्डर 26 ऑफ द कोड
provides the key provisions which relate to the commissioner. Commissioner is an instruction of role given by the court to a person to act on behalf of the court and to be everything that the court requires to deliver full and complete justice. अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे, कौन अपॉइंट हो सकता है, उसके क्या पावर्स होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी। तो कमीशन वाला जो आपका पार्ट है वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है और इम्पोर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। Who can appoint a commissioner? कौन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है? अंडर CPC, the court which issues the commission can appoint the commissioner. अब सेक्शन 75 प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट कौन सी कोर्ट? जहां पर कि आपका मैटर चल रहा है। द कोर्ट कैन इशू कमीशन प्रोवाइड द लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल। अब यहाँ पर कमीशन जो कमिश्नर होगा उस व्यक्ति की कुछ लाइबिलिटीज होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी एंड सम restrictions are there. Commissioner is appointed to carry out of the function for which the commission is issued. Court has the discretionary power to appoint the commissioner and such power can be exercised on the application of any of the parties or the court can issue the commission suo motu. यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वादी या प्रतिवादी ने अगर ये कहा है कि किसी कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए तभी कमिश्नर अपॉइंट किया जा सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी कमिश्नर को अपॉइंट किया जाना चाहिए तो यहाँ पर कोर्ट उसे अपॉइंट कर सकता है। इसमें केस का नाम लिख लीजिए, बख्तावर खान वर्सेस नूर मोहम्मद, 1986। एक और केस का नाम लिखिए इसमें, LMP प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपनी वर्सेस रामनारायण, LMP प्रेसिजन इंजीनियर कंपनी वर्सेस रामनारायण। ऑर्डर 26 का रूल 1 से रिलेटेड है। और बख्तावर खान वर्सेस नूर मोहम्मद का जो मामला है इसमें 1986 का है AIR। अब देखिए, एक मैंने प्रोसीजर बताया था, कई बार क्या होता है, अभी यहाँ पर पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। तो डेफिनेटली वो कोर्ट जिसमें की मैटर चल रहा है उसे ये पावर है कि अगर पार्टीज उसके लिए एप्लीकेशन देती हैं तो या खुद अपनी सोए मोटो से वो यहाँ पर कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। पर अगर किसी पार्टी ने कोई एप्लीकेशन दिया है, क्या कोर्ट उसे खारिज कर सकता है? क्या कोर्ट को ये राइट है कि वो यहाँ पर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे ही करे? क्या ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है? डेफिनेटली नहीं। पर जब अगर कोई एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है तो उसे डिसमिस किए जाने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन होने चाहिए। अब जैसे बख्तावर खान का जो केस है, इसमें जो स्पेसिफिक रीजन यहाँ पर उन्होंने कमिश्नर अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशन दिया, उसमें रीजन खारिज करने के लिए ये था कि उन्होंने अपने एविडेंस की लिस्ट नहीं दी थी। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा हमारा जो प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि जब कोई ऑर्डर 7 में हम सूट फाइल करते हैं तो उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है। क्या कहीं पर भी ये मेंशन किया गया है कि हमें कोर्ट में एविडेंस की लिस्ट देनी होती है? किसी को याद है क्या ये चीज? किरण? यस मैम। है ना, होता है ऐसा कि आपको एविडेंस की लिस्ट देनी है। मैंने आप लोगों को याद बताया भी है कि आपने जब 7 में आपने ऑर्डर 7 में केस फाइल किया है, देन आपका प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले आपका नोटिस जाएगा, देन आपने केस 7 में फाइल किया है, फिर आपके समन्स जाएंगे, समन्स के बाद आपका प्रतिवादी लिखित कथन पेश करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद आपके इश्यूज बनेंगे। इश्यूज बनने के समय पर आप आपकी एविडेंस की लिस्ट देंगे। एविडेंस की लिस्ट के साथ आपको सारे एविडेंस में दोनों एविडेंस आ जाते हैं। दोनों कौन से?
ओरल एग्जामिनेशन मींस विटनेस की लिस्ट, साथ ही डॉक्यूमेंट की, क्योंकि एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक ओरल और एक डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल में आप सारे विटनेस की लिस्ट देंगे और डॉक्यूमेंट्स में वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी देंगे जो कि उस केस से रिलेटेड है। अब जब मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ कि आपने आपके एविडेंस में जिन पर्सन जो विटनेस है उनकी लिस्ट नहीं दी, तो क्या सिर्फ इस आधार पर किसी व्यक्ति के कमीशन की एप्लीकेशन को खारिज किया जा सकता है? तो नहीं, यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि ये अधिकार है। अधिकार कैसा है? डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट को सारे हैं, वो चाहे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या नहीं करे, पर यहाँ पर सिर्फ अगर एविडेंस की लिस्ट आपने जो विटनेस है उनकी लिस्ट अगर आपने नहीं दी है तो इस तरह का कोई रीजन नहीं हो सकता। रीजन ऐसा हो जिसके पीछे उस एप्लीकेशन को खारिज किया जाना बनता हो, है ना। फिर Who can be appointed as a commissioner? सबसे खास चीज, सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है दिमाग में कि कौन लोग होंगे वो जो कि कमिश्नर बनाए जाते हैं, है ना। तो जनरली देयर इज अ पैनल ऑफ कमिश्नर्स व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द हाई कोर्ट इन व्हिच एडवोकेट्स आर सिलेक्टेड हु आर कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट द कमीशन इशूड बाय द कोर्ट। अब हाई कोर्ट के पास ये पावर है, आर्टिकल 227 यहाँ पर लिखा है, आप लोग उसको हाईलाइट कर लीजिए। हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो कमिश्नर की एक लिस्ट बना सकता है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये सरकारी वकील होते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पार्ट में, दीपक पटेल बोलिए कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें हाईलाइट नहीं करना बेटा, अपनी कॉपी में हाईलाइट करो, है ना। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जब बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं होता है कि जो सरकारी वकील होते हैं एडीपी और एपीपी उन्हें ही यहाँ कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, ऐसा नहीं है। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं और हमें कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होता है, थोड़े से सीनियर हो चुके होते हैं और आपको लगता है कि आप कमिश्नर वाला जो पोस्ट है उसके लिए फिट है, और अगर हाईकोर्ट उस कमेटी में आपको लेता है तो कोई भी पर्सन उस कमेटी में हो सकता है। द पर्सन अपॉइंटेड एज कमिश्नर शुड बी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, disinterested in the suit and the parties involved in this। अब सिर्फ ये होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई केस चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हूँ, ठीक। क्योंकि देखिए कोर्ट में जब केस लगाया गया, एक एडवोकेट ने वादी की तरफ से अपना पावर फाइल किया, ठीक। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही वकील का पावर लगेगा, उस एक पावर में आपने 6 एडवोकेट्स के नाम लिख दिए, है ना। अब उस एक एप्लीकेशन में 6 एडवोकेट्स का पावर लगाया है आपने, वकील पत्र या वकालतनामा जिसे बोलते हैं, उन 6 में से कोई एक व्यक्ति क्या यहाँ कमिश्नर अपॉइंट हो सकता है? क्यों अंकिता? नहीं, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑलरेडी आप तो इस केस से जुड़े हैं। यहाँ पर कौन हो सकता है? जो ना तो वादी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ना ही प्रतिवादी से, मींस इंडिपेंडेंट, जिसका कि उस सूट में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है ना, वही व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर? एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर, आर्टिकल 226 के 227 में, to make rules and regulations which is to be followed by the subordinate courts. Procedure for appointment of a commissioner is provided in high court rules each state. हर स्टेट के लिए आपका रूल्स बनाए गए हैं। हाई कोर्ट के पास इस तरह का पूरा रूलिंग पावर है कि वो कमिश्नर के लिए किस तरह का रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, और हाई कोर्ट की को ही ये पावर है कि वो इस तरह की कमेटी बना सकते हैं और उसे मानना यहाँ की सब हमारी जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी उस स्टेट की, उसे मानना जरूरी है। अब क्या क्या पावर्स हो सकते हैं भाई, क्या क्या काम है जो कोई कमिश्नर कर सकते हैं? तो ऑर्डर 26 रूल 1 से लेकर 8 तक देखिए, टू एग्जामिन विटनेस। अब मान लीजिए कि कोई विटनेस है, हॉस्पिटलाइज्ड है, महीनों तक ये आसार नहीं है कि वो ठीक होकर कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, तो अभी क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं वादी हूँ, मेरे ही केस में कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विटनेस है जिसका कि गवाही मींस एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, और जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा यहाँ पर वो केस में जस्टिस नहीं हो सकता। मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन फाइल किया
कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर व्यक्ति के एग्जामिनेशन कराना है, इसलिए कोर्ट में न बुलाकर उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन कहां पर हो, सीधे हॉस्पिटल में हो जाए और उसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। तो यहाँ पर इस तरह का काम कैसे पॉसिबल है, कौन करेगा, कमिश्नर करेगा। द जनरल रूल ऑफ एविडेंस इज टू ब्रिंग द एविडेंस बिफोर द कोर्ट एंड मस्ट बी रिकॉर्डेड इन ओपन कोर्ट बट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस क्लियरली मेंशन। यहाँ स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है, द अपीयरेंस ऑफ विटनेस इज dispensed and the witness is allowed to dispose evidence without appearing in कोर्ट। जरूरी नहीं है कि अब आप कोर्ट में आकर ही आपका इस कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है कोर्ट में नहीं आ सकता, बीमार है, बहुत ज्यादा परेशान है, या ऐसी जगह है जहां से वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, उस कंडीशन में उसका एग्जामिनेशन ऑर्डर 26 रूल 1 से लेकर 8 तक में मेंशन किया गया है। द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर ऑफ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स इन सच पर्संस। देखिए रूल 4 में यहाँ स्पेसिफिक दिया है, रिसाइड्स बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, है ना, आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का वो वहां से कहीं बहुत अलग है। अबाउट टू लीव फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, वह व्यक्ति कंप्लीटली उस एरिया या उस क्षेत्राधिकार, जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार से वह व्यक्ति या तो उस पहुंच में नहीं है या उसे छोड़ने वाला है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड कैन नॉट अटेंड विदाउट अफेक्टिंग द पब्लिक सर्विस एंड रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड द कोर्ट डिसाइड्स दैट हिज एविडेंस इज नेसेसरी। The commission will be issued to any other court within whose local limits such person is residing, and if the person resides within the local limits of the court issuing it, a commissioner can be appointed to carry out such commission। यहाँ पर specific in grounds के लिए, यहाँ examination के लिए particular extraordinary circumstances में किसी कमिश्नर को एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन 9 में और 10 में ऑर्डर 26 रूल नंबर 9 एंड 10 में यहाँ स्पेसिफिक किया गया है। टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, स्थानीय अनुसंधान जिसे बोलेंगे, द कोर्ट कैन अपॉइंट कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ लोकल इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी। इसे बोलेंगे हम स्थानीय अनुसंधान। देखो कब कब हो सकता है ये, फॉर प्रॉपरली क्लियरिटी ऑफ एनी मैटर इन डिस्प्यूट्स। ये मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है, अगर आप लोगों को याद हो तो, इन असर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरा कोई प्रॉपर्टी है जो कि डिस्प्यूटेड है और उस पर कोई केस लगाया गया है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने मेंशन किया है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, और मैंने 1 करोड़ का उस पर क्लेम किया है। अब मेरे कह देने से क्या वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की हो जाती है? अब यहाँ पर प्रतिवादी ने बोला कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए। अभी यहाँ पर 50,000 का डिस्प्यूट, 50 लाख का डिस्प्यूट आ गया कि यहाँ पर मैंने उसे 1 करोड़ मेंशन किया है और मैंने 1 करोड़ का क्लेम किया है प्रतिवादी के विरुद्ध, और प्रतिवादी का कहना है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख। तो यहाँ ये जो बीच का रेशियो आया है, इसे कैसे क्लियर किया जाए? तो अब अगर कोर्ट को यहाँ पर लगता है कि इसे शॉर्ट आउट करने के लिए कोई कमिश्नर अपॉइंट किया जाए जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सके, क्योंकि अगर एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाली गई तो ये जो 50 लाख का डिस्प्यूट है या जो 50 लाख का रेशियो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इस डिफरेंसेस को कैसे शॉर्ट आउट किया जाएगा? और अगर इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाला गया तो डेफिनेटली दोनों में से किसी के साथ तो अनजस्टिस होगा। तो इसके लिए यहाँ पर अगर कोर्ट चाहता है तो कोर्ट या तो किसी की एप्लीकेशन, दोनों पार्टीज में से किसी की एप्लीकेशन पे, या फिर खुद यहाँ कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं। फिर टू नो द अमाउंट ऑफ मंथली और एनुअल नेट प्रॉफिट while appointing a commissioner for the court has to examine the pleading of the both parties, relief claim and the real controversy between the parties। इतनी सारी चीजों को यहाँ पर कोर्ट पहले देखेंगे और उसके बाद उन चीजों पर काम करेंगे। जैसे चाहे वो मेंस लिया वाला पार्ट हो, किसी की नेट प्रॉफिट मेंस लिया मीन्स जब पर्टिकुलर पर्सन के एक्ट हो उससे रिलेटेड, और कोर्ट को यहाँ पर प्रॉपर हर एक चीज का एग्जामिन करना,
प्लीडिंग को प्रॉपरली रीड करना, दोनों पार्टीज, प्लीडिंग अपने आप में, जनरल प्लीडिंग में दोनों पार्टीज का जो है वो दोनों इंक्लूडेड है, और कितना रिलीफ क्लेम किया गया है, इन सभी को देखने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो वो यहाँ पर कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। मैंने एक दो बार आपको इंजंक्शन के जो सूट्स होते हैं उनमें भी इस तरह के कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, जो स्टे के सूट्स होते हैं उसमें इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए आप स्टे की डिमांड कर रहे हैं और जो कंट्रोवर्सी आपने बताई है या जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड बताई है जिस पर कि आप स्टे लेना चाहते हैं, अब मान लीजिए कि मेरा कोई प्लॉट है और मैंने कहा कि उस पर तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सामने वाले ने आकर कहा कि कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं, वो तो खाली प्लॉट पड़ा है, तो अब उसका इन्वेस्टिगेशन कब होगा? जब उसके लिए कोई कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा और वो जाकर देखेगा कि हाँ सच में वो प्लॉट खाली है या नहीं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कोर्ट में फोटोज भी लगाए जाते हैं ना, आपने डॉक्यूमेंट के पार्ट पर फोटोज दिखा दिए, अब आपने खाली प्लॉट की जो जगह है प्रतिवादी ने किसी और प्लॉट की दे दी और कंस्ट्रक्शन वाला मैंने किसी और जगह का दे दिया, और यहाँ पर ये डिस्प्यूट, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं सिविल मैटर्स में, बहुत झूठी सच्ची चीजें होती है, तो उसका सही जानने के लिए कोर्ट को कई बार मजबूरी में इस तरह के कमिश्नर अपॉइंट करने पड़ते हैं, जब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स जाते हैं या बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं दोनों पार्टीज के बीच में, जो उन्होंने कहा है या जो भी चीजें उन्होंने बताई हैं पर्टिकुलर सूट में, तो इस तरह की चीजों को क्लियर करने के लिए कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। फिर टू मेक पार्टीशन, ये बहुत बड़ी, ये भी अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं क्योंकि यहाँ पर जब कोई सूट पार्टीशन के लिए लगाया गया है तो उस समय पर ये जरूरी हो जाता है कि पार्टीशन में भी कई तरह के इस तरह के इश्यूज आते हैं, तो वहां पर द कोर्ट कैन इशू कमीशन फॉर पार्टीशन ऑफ अ सूट प्रॉपर्टी, बंटवारे के जो सूट होते हैं वहां पर। Even suppose the court has passed a preliminary decree for the partition of the suit property, in such a situation the court can appoint a commissioner to carry out the decree. Rule number 13 of Order 26. The commissioner has to divide the property in shares and distribute it among the parties according to the suit decree. Commissioner has to submit a report after such partition is कंप्लीटेड, क्योंकि जब पार्टीशन का सूट है और उसमें अगर कोई डिक्री हुआ है, चाहे वो प्राइमरी आपके प्राथमिक या आरंभिक डिक्री हो, उस आज्ञप्ति के अनुसार कितने शेयर्स किसको जाने चाहिए, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसे कंट्रोल करना, और एग्जैक्ट जो प्रॉपर्टी के लिए अमाउंट, मतलब बंटवारे का जो अमाउंट डिसाइड है उसके अनुसार बिना किसी झगड़े के, लड़ाई के, उन चीजों को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करवाना, ये काम भी कमिश्नर का होता है। टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन व्हेन द कोर्ट है When the court has to conduct a scientific investigation, देखिए ये भी कई बार होता है, the court can appoint a Praful, don't behave like that. The court can appoint a commissioner who will then the responsible for such investigation. For example, to identify the substance used as a raw material in the subject matter, the court may issue commission to hold scientific investigation. इसमें केस का नाम तो लिखिएगा, बालकृष्ण मेमन वर्सेस पद्मावती। लिख लीजिए, बहुत अच्छा केस है ये, बालकृष्ण मेनन वर्सेस पद्मावती अम्मा, AIR 1993। अब अगर मान लीजिए कि किसी की हेड राइटिंग होती है, आप लोगों ने एक्सपर्ट के बारे में भी नहीं पढ़ा है, एविडेंस एक्ट के 45 में इसका एक्सपर्ट के बारे में बताया गया है, एविडेंस एक्ट में शायद थोड़ा बहुत सभी को पता होगा। एक्सपर्ट का काम होता है कि वो किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि हैंड राइटिंग, हस्तलेख, हेड राइटिंग को एक्सपर्ट समझते हैं ना, अब अगर उस हस्तलेख विशेषज्ञ है, हेड राइटिंग एक्सपर्ट है, उसने जो अपना रिपोर्ट पेश किया है, क्या वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में आएगा? तो इस केस में ये स्पेसिफाइड किया गया कि यस,
बालकृष्ण मेनन वर्सेस पद्मावती अम्मा के केस में क्लियर किया गया कि अगर कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो यहाँ पर वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और इस तरह की जरूरत कब होती है? बहुत बार, जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर के बारे में जानकारी लेनी है, किसी के हाथ से लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, विल, वसीयत है, या कोई नोट है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उस पर्टिकुलर केस से सीधे से रिलेट करता है या उसका प्रॉपर मींस एविडेंस है किसी पार्ट पर, तो उस टाइम पर इस तरह के इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। अब क्या क्या पावर्स हो सकते हैं? देखिए इसमें एक और चीज लिखिएगा, क्या शायद आगे होगा भी इसमें, अकाउंट्स के लिए भी जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके लिए भी कमिश्नर का अपॉइंट किया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के लिए लिख लीजिएगा इसे, ऑर्डर, और इवन जो अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करने के लिए ऑर्डर 26 रूल 11, और 10 और 9 में भी यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कि बेचा जाना है, और आप लोगों को पता ही है कि इस तरह के पावर्स होते हैं कोर्ट को कि वो अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच कर सकता है, बेच सकता है। अभी लास्ट हमने एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में पढ़ा ही है। तो यहाँ पर अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए, या उसे उसके विक्रय के लिए, तो यहाँ पर वो कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। कमीशन उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करते हैं। फिर पावर्स of the commissioner, order 26 rule 16 to 18, under order 26 rule 16, power of commissioner has the authority to examine the parties, witness and any other person who the commissioner thinks can give evidence in matter referred to him. जिसका भी उन्हें evidence देना है he can do. Commissioner can direct to parties to produce any document which is required to be examined. अब ये हमने पढ़ा था ऑर्डर 21, ऑर्डर 11 में अगर आपको याद हो तो दस्तावेजों का प्रकटीकरण है ना, और नहीं याद रहती हैं चीजें तो बार बार रिकॉल कर लिया करिए। मैं भी इसीलिए बार बार आपको याद दिलाती हूँ ताकि आप लोगों को सीक्वेंस याद रहे। मैं जिस भी दिन ओरल टेस्ट अगर मैंने लिया तो सभी से मैं ये चाहूंगी कि सभी को याद रहे कि आप लोगों को ऑर्डर एटलीस्ट 2 से लेकर 21 तक सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। मतलब आपको ज्यादा कुछ पता हो नहीं हो, बट उसका हेडिंग पता हो कि हाँ सीक्वेंस क्या है हमारा, और वो सीक्वेंस ही अगर याद हो गया ऐसे ही जनरली, मुझे उससे कोई रूल का से मतलब नहीं है, तो भी आपको बहुत वो चीजें काम आएंगी। अब जैसे प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने ऑर्डर 11 में पढ़ा है, ऑर्डर 11, 12, 13 इसी से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर जब हम वो यहाँ पर अगर एक कमिश्नर को लगता है कि इस तरह का कोई रिक्वायरमेंट है तो वो उसके लिए भी डिमांड कर सकते हैं। फिर सर्च करना किसी बिल्डिंग विद परमिशन ऑफ द कोर्ट, कमिश्नर ऑल्सो हैज द पावर टू इंटर एंड सर्च एनी लैंड और बिल्डिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। किसी भी जगह पर इंटर होना, किसी चाहे वो भूमि हो चाहे वो कोई भवन हो। इफ द पार्टी फेल्स टू अपीयर बिफोर द कमिश्नर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द कमिश्नर कैन प्रोसीड एक्स पार्टी। यहाँ पर अगर किसी पार्टी की रिक्वायर्ड है कि उसे होना चाहिए और अगर वो नहीं होता है तो इवन कमिश्नर भी यहाँ पर उसे एक्स पार्टी डिक्लेयर कर सकता है। व्हाट आर द लिमिटेशन? अब यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास। Commissioner has to assist the court in carry out the judicial function, but he cannot do the judicial function on behalf of the court. For example, a commissioner cannot value the suit property because it is a judicial function and only the court has the power to do so. यहाँ पर जितने काम आपको दिए गए हैं एज ए कमिश्नर, आप सिर्फ उन कामों को करके उनकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, है ना। वो रिपोर्ट बनाकर आपको सबमिशन करना है। यहाँ किसी भी चीज को डिसाइड करने का या उसका वैल्यू या टारगेट देखने का काम आपका नहीं है। अ कमिश्नर कैन असिस्ट द कोर्ट बाय द producing the documents such as plans of the suit property by which the court can
ascertain the value. It is not the objective of issuing commission to procure evidence the parties. Therefore, if the party has the appearance and the opposite party will tamper with the document which is relevant to the case, the court should not appoint a commissioner to seize such documents. यहाँ पर कुछ ऐसे limitations भी होते हैं कि वो यहाँ कोर्ट उन चीजों के लिए खुद लायबल है, कमिश्नर को हर चीज नहीं कर सकती। यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीजें बता दी गई हैं सिर्फ एक लिमिट के साथ, कोर्ट की परमिशन के साथ ही कमिश्नर वो चीजें कर सकते हैं। एक चीज और इसमें आप ऐड करिएगा कि अगर कमिश्नर अपॉइंट किया गया है तो वो किसके खर्चों पर होगा, उसका रिम्यूनरेशन देने का काम किसका है, कोई मुझे बता सकता है क्या? अजय है क्या अभी क्लास में? इतना सुनने के बाद ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। यस मैम। कौन देगा कमिश्नर के खर्चे? कोर्ट उठा लेगी खर्च कमिश्नर का? यस और नो? नो मैम। यस, डेफिनेटली यहाँ पर ये काम किसका होगा? जिस व्यक्ति ने उसकी डिमांड की है, जैसे मैं प्लांटिफ हूं, मैंने डिमांड किया है कि मेरे इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए या किसी विटनेस के लिए कमिश्नर को अपॉइंट किया जाए, तो यहाँ जो उससे जुड़े खर्च हैं वो मुझे बियर करने हैं। और अगर मेरे फेवरेबल में कोर्ट खुद भी इस चीज का डिसीजन लेते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन, तो भी यहाँ पर मेरे फेवर में अगर है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कमीशन का जो भी खर्च है वो देना होगा, ऑर्डर 26 रूल 15। इसी तरह एक चीज और, इसमें केस का नाम भी लिख लीजिए आप, जो अभी हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं इसी में एक केस का नाम लिखिएगा, पुट्टप्पा वर्सेस रामप्पा। पुट्टप्पा वर्सेस रामप्पा 1996, कर्नाटक के हाई कोर्ट का ये डिसीजन है, जहां पर जैसे मैंने कहा ना स्टे के लिए बहुत ज्यादा लगाया जाता है, जहां पर स्टे है वहां पर अगर किसी प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेकर कोई प्रश्न है, वहां पर कमिश्नर सिर्फ रिपोर्ट्स बना के दे सकते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पोजीशन को लेकर जो क्वेश्चन है उसे डिसाइड करने का काम उनका नहीं है। मींस यहाँ पर जो लिमिटेशन वाला पार्ट है, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को डिसाइड किया जाना या उसके मामले में डिसीजन दे देना, डिसीजन मतलब कोर्ट वाला डिसीजन नहीं है, ये अपने बिहाफ पर भी खुद के तरीके से भी यहाँ कमिश्नर उस चीज पर किसी तरह के प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते। वो सिर्फ क्या करेंगे, वो अपनी लिमिटेशन में रहकर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक था, बट सिंपल सा होने के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ कई बार इस तरह की चीजें होती हैं और सिविल में इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। जो अच्छे लॉयर्स होते हैं, जैसे कि क्या होता है, कई सालों तक आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हाईकोर्ट पैनल बनाता है तो जो रूटीन में बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं, इवन नए नए लॉयर्स को भी इस तरह का काम दिया जाता है। मैंने खुद ने एक केस में कमिश्नर के तौर पर इंस्पेक्शन किया है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि आपको बहुत उसके लिए आपकी सीनियरिटी हो, कोर्ट अगर डिसाइड कर लेता है कि किसी भी व्यक्ति को, जो कि आप कहीं भी उस पर्टिकुलर, जैसे कि फैमिली कोर्ट में होते हैं, तो फैमिली कोर्ट में मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ में कोई व्यक्ति है, उसमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तो किसी थर्ड पर्सन मतलब कि उस केस में जो कहीं से कहीं तक बिलोंग नहीं करता है, उस व्यक्ति को ले जाकर आप उससे उस पर्टिकुलर केस के एग्जामिनेशन आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बहुत इजी भी है, सिंपल भी है, बट ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट हो जाता है कि बिना किसी इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट मीन्स आपका उसमें कहीं भी हित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने जो पैनल बना दिया गया है उसके साथ आप, कोर्ट जो पैनल बना चुका होता है उसमें अगर किसी का नाम है तो व्यक्ति ऐसे कमिश्नर कोर्ट के ऑर्डर से अपॉइंट किया जा सकता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज में से कोई आवेदन दे, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इस तरह का काम कर सकता है। कोर्ट उसके लिए एक लेटर इशू करते हैं और उसके बिहाफ पर उस व्यक्ति को एक पावर होते हैं कि वो पर्टिकुलर किसी प्लेस का इंस्पेक्शन कर सके। ठीक है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें? आई थिंक सभी को समझ आया होगा। एक बार सभी लोग रीड कर लीजिए 75, 76, 77 एंड 78 सेक्शंस, ऑर्डर 26 प्लस रूल्स। ठीक, कल कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे।
थैंक यू। अटेंडेंस दे दीजिएगा सभी लोग।